हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 लेके आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट 6 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारत पब्लिकेशन क्लास 8। और मेरे यार ये होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो के अंदर कवर कर देंगे मेरे यार, कोई पार्ट 1 नहीं, कोई पार्ट 2 नहीं, हर एक क्वेश्चन को इसी सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट। ओरल क्वेश्चन हो, नॉट मोर देन 20 हो, नॉट मोर देन 40 हो, नॉट मोर देन 100 हो, यार थिंक एंड आंसर क्वेश्चन हो, ABCDE पार्ट, हर एक पार्ट इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, कॉन्सेप्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। हर एक क्वेश्चन इसके अंदर हम कवर करेंगे। इसी प्रकार के सीरीज को बाकी चैप्टर अगर देखना चाहते हो यार, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो मेरे यार। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल के इस वीडियो को यार लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अपने थॉट्स को, अपने डाउट्स को यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे यार। आ जाइए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर के क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज को। क्वेश्चन एंड आंसर के इस सीरीज में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो ओरली करने हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर नोन आज। भारत का सेंट्रल लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए भारत के यूनियन लेजिस्लेचर हम किसको कहते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलो या तो यूनियन लेजिस्लेचर बोलो, या तो यूनियन लेजिस्लेचर मतलब बोलो, मतलब भारत का हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी बोलो। कौन है मेरे यार, वो कौन है? वो हमारा प्यारा सा पार्लियामेंट है। भारत का सेंट्रल लेजिस्लेचर और भारत का यूनियन लेजिस्लेचर हम किसको कहते हैं? हम पार्लियामेंट को कहते हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अनदर नेम फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट हम किसको कहते थे मेरे यार? देखिए, हम हाउस ऑफ द पीपल्स लोकसभा को कहते थे, और हम काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा को कहते हैं, और राज्यसभा ही अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है मेरे यार। क्लियर है आपको? ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर कॉल्ड। हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब हमारा पार्लियामेंट, हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को हम क्या कहते थे? मतलब हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या कहते थे भाई? MP कहते थे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते थे। क्या कहते थे? द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के मेंबर को हम MPs कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डॉज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया होल्ड इट्स मीटिंग। देखिए, मैंने कहा था हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत से न्यू पॉलिसीज़ को, लॉज को डिस्कशन करने के लिए क्या होते हैं? सेशंस होते हैं। सेशंस का मतलब मीटिंग्स होते हैं। वो मीटिंग कहाँ कंडक्ट होता है? वो मीटिंग सांसद भवन में होता है। वो मीटिंग सांसद भवन में होता है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है मेरे यार। नेक्स्ट यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन बी लोकसभा हैव एंड हु नॉमिनेट देम। लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और कौन नॉमिनेट करता है? यार याद करो, एक चीज़ आपको मैंने बताया था, अगर किसी कम्युनिटी के सफिशिएंट इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो कितने यार? 2। तो 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर लोकसभा कम्युनिटी के मेंबर के लिए पर्टिकुलर इनफ सफिशिएंट इलेक्टेड मेंबर्स अगर ना हो सके तो 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, मतलब नॉमिनेट किया जाता है। कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो लोकसभा के अंदर टोटल कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कितने यार? 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं मेरे यहाँ। और जिनको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भारत के उनको
क्या भारत के राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वोट ऑन इशू। किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर स्पीकर कब वोट करते हैं। स्पीकर कौन है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कि ऑर्डर मेंटेन करते हैं लोकसभा के अंदर और प्रिसाइडिंग को सुनते हैं। देखिए स्पीकर कई बार किसी लॉ पर, किसी पॉलिसी पर जो डिस्कशन होता है उसको पास करने के लिए कई बार वोटिंग करते हैं। अगर वोटिंग मेजॉरिटी आ गई तो बढ़िया है, उसको पास कर देंगे। कई बार क्या होता है वोटिंग इक्वल आ जाती है, उस मुद्दे के अगेंस्ट में इतने लोग वोट कर रहे हैं, उतने ही उसके फेवर में वोट कर रहे हैं। जब ये नंबर इक्वल हो जाता है तब स्पीकर को वहां पर वोट करना पड़ता है। तो क्या है, इफ देयर इज ए टाई, अगर एक टाई हो गया, उसके अगेंस्ट में इतने लोग, उसके फेवर में इतने लोग, अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पर स्पीकर को वोट करना पड़ता है। बट यूजुअली स्पीकर वोट नहीं करते हैं मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हु आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 2 ऐसे पर्सन्स के नाम बताइए जो कि नॉमिनेटेड है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था, मैंने आपको 3 से 4 बताया था, उनमें से 2 के नाम लिखने हैं। एक तो है एक्ट्रेस शबनम आजमी और जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह। ठीक, वहाँ पर मैंने कहा पोइट का नाम ही आपको बताया था, याद है तो कमेंट करिए मेरे यार। तो आपको 2 ऐसे पर्सन के नाम बताने हैं जिनको यार राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है, जो कि बहुत डिफरेंट फील्ड से होते हैं। कोई सोशल वर्कर है, तो कोई पोएट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस है। इन सभी फील्ड से दिग्गज लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर। उनमें से आपको 2 ही नाम बताने, एक तो बताया गया एक्ट्रेस शबनम आजमी और जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मेंशन 3 सब्जेक्ट्स ऑन विच द ओनली द यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। आपको 3 ऐसे मैटर, 3 ऐसे सब्जेक्ट के नाम बताने हैं जिसमें सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर ही कानून बना सकता है। मतलब यूनियन लेजिस्लेचर कानून किसमें बना सकता है, जो मैटर यूनियन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो। कौन से लिस्ट यूनियन, कौन से मैटर यूनियन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, उनमें से यार 3 चीज़ों को लिख दो, उसमें ही हमारी यूनियन लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है मेरे यार। एक तो है डिफेंस, एक है फॉरेन रिलेशन, एक है बैंकिंग। इन चीज़ों पे हमारा यूनियन लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, बैंकिंग, ये सभी चीज़ें यूनियन लिस्ट में मौजूद है, इसलिए वहाँ पर हमारे पार्लियामेंट इसमें लॉ बनाती है। तो भाई साहब ख़त्म कर दिया है हमने ए पार्ट। स्टार्ट करते हैं यार बी पार्ट। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं नॉट मोर देन 20 वर्ड, 20 वर्ड से ज़्यादा में इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने हैं मेरे यार। क्वेश्चन 1, नेम द कंपोनेंट ऑफ आवर यूनियन लेजिस्लेचर। हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के कंपोनेंट्स बताइए। देखिए हमारे यूनियन लेजिस्लेचर मतलब हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ें। वो 2 चीज़ें क्या, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी यार 2 हाउस। और ये 2 हाउस क्या है, एक तो राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या होती है, 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी 2 हाउसेस। ये 2 हाउसेस के नाम क्या है मेरे यार, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन वोट इन लोकसभा इलेक्शन। भाई लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग कौन कर सकता है। देखिए लोकसभा इलेक्शन में हर एक भारत के नागरिक वोट कर सकते हैं। जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। अपने मन चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स के थ्रू इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको चुन सकते हैं। अगर मेजोरिटी आ गई तो वो जीत जाएंगे और पार्लियामेंट जाके बैठ जाएंगे। तो बेसिकली पूछा गया है कौन से लोग वोटिंग कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। तो वो एक भारत के नागरिक होने चाहिए। सभी भारत के नागरिक वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, परंतु उनकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए या फिर 18 से ज़्यादा होनी चाहिए मेरे यहाँ। 3, व्हाट इज डन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। भाई साहब क्वेश्चन आवर के अंदर क्या क्या जाता है, कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डिटेल से समझाया गया आपको, बहुत डिटेल से क्वेश्चन आवर 0 आवर आपको समझाया गया है। एक बार यार कॉन्सेप्ट को देखना फिर इसको देखना, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले यार कॉन्सेप्ट देखना फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में आना, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में नहीं आना। ये आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से।
तो देखिए इस पीरियड के अंदर, इस क्वेश्चन आवर के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसर करने पड़ते हैं उनको उन क्वेश्चंस के जो कि वेरियस एमपी ने पहले से ही एडवांस में भेज लिया है मेरे यार। किसी भी लॉ जब पास होता है उसके ऊपर बहुत से डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, बहुत सी चीज़ें होती है और क्या होता है उसके ऊपर बहुत से अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बहुत से सवाल होते हैं उस पर्टिकुलर लॉ और बिल को लेके। तो वो क्या करते हैं, बहुत से क्वेश्चन लिख के भेजते हैं। जो वेरियस एमपीज होते हैं जो कि करंट सरकार के अंदर नहीं है बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या करते हैं, उनको उस बिल के बारे में जानना होता है, वो क्या करते हैं, बहुत से क्वेश्चंस पहले से ही लिख के पार्लियामेंट भेजते हैं और जैसे ही अगले दिन का क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, जो मिनिस्टर है जिसकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से वो लॉ आया है उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को इन सभी एमपीज के, वेरियस एमपीज के आंसर देने पड़ते हैं। अगर उसने ऐसे आंसर दिए जो उन एमपीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सरकार रिजाइन कर देगी। क्वेश्चन 4, वाई इज वोटिंग डॉन बाय सीक्रेट बैलेट। भाई सीक्रेट बैलेट से ही वोटिंग की हो जाती थी, बट आज के समय ईवीएम का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आज के समय यूज़ किया जाता है। बट किताब के अंदर लिखा गया सीक्रेट बैलेट, एक पेपर होता है बेसिकली, वहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम फोटो लिखे होते हैं, वो उसको देखकर ही देखिए बेसिकली इसमें क्यों क्या आता है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में इसलिए क्या आता है कि वो सीक्रेट होता है, जिसके कारण जो वोटर है सिर्फ उसी को ही पता है उसने यार किस कैंडिडेट को वोट किया, बाकी किसी को पता नहीं। ए को पता है उसने किसको वोट दिया है, बी को नहीं पता ए ने ए को किसको वोट दिया है। क्या मतलब, ए ने किस कैंडिडेट को इलेक्शन के अंदर वोट दिया है वो सिर्फ ए को ही पता है, बी को नहीं पता, कि सी को नहीं पता, क्या मुझको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता है, नहीं वही चीज़। द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट सो दैट ओनली द वोटर नोज विच कैंडिडेट ही और शी हैज बीन वोटेड। वही तो लिखी गई है कि इसमें इसीलिए किया जाता था सीक्रेट बैलेट के अंदर वोटिंग, क्योंकि इससे सिर्फ वोटर को ही पता होता था कि उसने किसको वोट दिया है, वोटर जाने, वोटर ने किसको वोट दिया वो वोटर जाने, हमें नहीं पता, इसीलिए किया आता था। 5th क्वेश्चन बोलो मेरे यार, जय जय। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेन फंक्शन के नाम बताइए। डिबेटिंग बिल्स एंड मेकिंग लॉस। हमारे पार्लियामेंट के, हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेंट काम क्या है, एक तो बिल के ऊपर बहुत डिस्कशन करना, जो बिल होता है वो जाके आगे जाके लॉ ही बनता है, उस बिल के ऊपर सबसे पहले डिबेट क्या आता है, डिस्कस क्या आता है, क्रिटिसिज्म क्या आता है, क्वेश्चन पूछे आते हैं, आंसर होता है, हर चीज़ होता है, फिर उसके ऊपर लॉ बनाए जाते हैं मेरे यहाँ। पहले तो डिबेट होगा बिल के ऊपर, फिर लॉज बनाने के लिए दो ही इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन, अगर कोर फंक्शन की बात करें वो डिबेटिंग बिल्स एंड मेकिंग फंक्शन, सॉरी मेकिंग लॉज है। लॉज बनाना और उस बिल के ऊपर डिबेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, और इसी से ही हमारे देश चलती है मेरे यहाँ। अब सवाल आता है भाई बिल क्या है, व्हाट इज अ बिल। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ये बिल क्या है भाई बताओ। ये एक प्रपोजल है, एक प्रपोजल है किसी न्यू लॉ को पास करने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने के लिए। अगर आप किसी न्यू लॉ को पास करना चाहते हो या आप किसी पुराने लॉ को क्या करना चाहते हो, अगर आप किसी पुराने लॉ, या तो आप किसी न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो या न्यू लॉ को पास करना चाहते हो, या तो आप किसी पुराने लॉ को मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर चेंज करना है तो उसका बदलाव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल रखी जाती है, एक ड्राफ्ट बिठाई जाती है। वो जो प्रपोजल होता है वही प्रपोजल बिल होता है, वही प्रपोजल बिल होता है। क्वेश्चन 8 भाई बजट क्या है और ये क्या दिखाता है। भाई बजट क्या है और ये क्या दिखाता है। व्हाट इज बजट। ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। द बजट, भाई ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर नहीं होगा मेरे यार। बजट क्या है, बजट क्या है मेरे यार, कॉन्सेप्ट नहीं देखा है शायद आप लोगों ने मेरे यार। तो भाई साहब ये तो सही है कि ये क्या दिखाता है, बेसिकली बजट क्या दिखाता है। देखिए यार बजट दिखाता है, बजट दिखाता है सरकार की एक्सपेक्टेड कमाई, सरकार कितनी उम्मीद कर रही है कितनी कमाई होगी और कितना खर्चा होने वाला, कितना खर्चा और कितना कमाई होगी सरकार की, यही चीज़ें हमें बजट दिखाता है। बट बजट क्या है वो चीज़ यहाँ पर ये गलत लिखी गई, इसको पहले तो यार हटाएंगे यहाँ से।
कैसे हटाएंगे मेरे यार? तो यहाँ पर पहले यार वाइट कलर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यार। वाइट कलर को एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। ये रहा वाइट कलर, आ जा मेरे यार तू। तो इस पे पहले वाइट कलर, ये भाई तो ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ करते हैं यार वाइट कलर का इंट्रोडक्शन। आ गया वाइट कलर मेरे यार। फिर इसको यार थिकनेस बढ़ा देंगे और इसको ऐसे इरेज मार देंगे। ठीक है आपको? तो देखो भाई बजट क्या है, एक बार देख लो। देखिए बजट बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि पहले एक फाइनेंस बिल होता था। पहले यार एक फाइनेंस बिल होता था, उससे ही इंट्रोड्यूस हुआ है। या फिर बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें बेसिकली सिर्फ सरकार के खर्चे, खर्चा, सरकार के इनकम मतलब कमाई, और उनके खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा होता है, या फिर एक्सपेंसेस के बारे में लिखा होता है। यही है बजट। बजट बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि यार फाइनेंशियल बिल से आता है और जो कि सरकार के खर्चे और कमाई को दिखाता है। और ये क्या शो करता है भाई? शो करता है वही क्या, सरकार के एक्सपेक्टेड कमाई, सरकार कितना उम्मीद कर रही है कितना कमाएगी और कितना उम्मीद कर रही है कितना खर्च करेगी, वही दिखाते हैं ये बजट। बट बजट क्या होता है अगर पूछा जाए तो एक बजट जो है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंस बिल से आता है या फिर नहीं भी आता है, जो कि सरकार के इनकम और एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं बेसिकली। क्लियर है आपको? क्लियर है? आ जाइए मेरे यार, इसको चेंज करते हैं और रेड कलर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच हाई ऑफिशियल्स कैन बी इम्प्रिज्ड। इम्प्रिज्ड का मतलब क्या है? इम्प्रिज्ड का मतलब रिमूव फ्रॉम ऑफिस। किस हाई ऑफिशियल को ऑफिस से निकाल सकते हैं, मतलब इम्प्रीज कर सकता है पार्लियामेंट? भाई प्रेसिडेंट को, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, या फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट को। प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, या तो जजेज ऑफ हाई कोर्ट। सी पार्ट आंसर करना है क्वेश्चन को, नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। हु कैन कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। भाई लोकसभा इलेक्शन में अगर किसी बंदे को कंटेस्ट करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उसको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और उसकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए, और वो कंगाल ना होना चाहिए, यानी बोले तो वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वो मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब वो यार पागल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो सरकार के अंदर एक सैलरीड गवर्नमेंट जॉब उसकी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स जिसके कारण अगर ये आपके नहीं है तभी जाके आप लोकसभा के अंदर कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन के अंदर एज ए कैंडिडेट्स। ये कुछ क्राइटेरियाज थी। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। सरकार कौन बनाती है लोकसभा इलेक्शन के बाद? भाई जिसकी पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट एक साथ आएगी, गठबंधन सरकार बनाएगी। ठीक, तो कौन बनाता है लोकसभा के बाद इलेक्शन? यही बनाते हैं भाई। आइए देखते पढ़ लेते हैं। देखिए लोकसभा के इलेक्शन के बाद जैसे ही रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाता है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली है, मतलब मेजॉरिटी वोट मिली है, उसको यह प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करो। ठीक, अगर मान लो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब क्या होगा? तब उस समय 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ आएगी, टुगेदर आएगी और एक सरकार बनाएगी। और जिस सरकार बनी वहाँ पर, जिस प्रकार की सरकार वहाँ बनी, उसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं बताओ? मैंने कहा था अभी प्रीवियस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट सीरीज में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है या फिर सिंपली चेयरमैन है राज्यसभा के। प्रेसिडेंट नहीं होते हैं,
वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन किसके, राज्यसभा के, या फिर उनको एक्स ऑफिशियो आप चेयरमैन बोल सकते हो। एंड वाई ही इज कॉल्ड एक्स ऑफिसो चेयरमैन, उनको फिर हम एक्स ऑफिसो चेयरमैन क्यों कहता है। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिड्स करते हैं राज्यसभा के। देखिए जैसे कि स्पीकर लोकसभा के अंदर प्रेसिडिंग करते हैं, उसके अंदर मेंटेन कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा के अंदर प्रेसिडिंग करते हैं और प्रेसिड्स करते हैं एज ए प्रेसिडिंग ऑफिसर्स अब कह सकते हो। और ये क्या करते हैं, वहाँ पर कंट्रोल मेंटेन करते हैं, जिस कारण इनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन में कहते हैं। और उनको इसी ऑफिस के, वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए उनको ये पोस्ट मिल जाता है और इसीलिए वो उस जगह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं और उनको हम सिंपली चेयरमैन भी कहते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक। क्वेश्चन 4, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पार्लियामेंट्स रेसिडुअल पावर। भाई पार्लियामेंट का रेसिडुअल पावर क्या है। देखिए कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो कि ना यूनियन लिस्ट में होती है, ना कंकरेंट लिस्ट के अंदर होती है, ना वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। तो वो जो लिस्ट मैटर है जो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। इसीलिए हम कहते हैं पार्लियामेंट के पास एक रेसिडुअल पावर है मेरे यहाँ। जो पार्लियामेंट है उनके पास एक रेसिडुअल पावर, पार्लियामेंट हैज़ रेसिडुअल पावर्स। जो पार्लियामेंट है उसके पास रेसिडुअल पावर है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा राइट है कि वो लॉज बना सकती है उन सब्जेक्ट पर जो ना ही यूनियन लिस्ट के अंदर, ना ही स्टेट लिस्ट के अंदर, ना ही कंकरेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है। तो उन चीज़ों पर जो लॉ बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट का, इसलिए कहते हैं पार्लियामेंट के पास रेसिडुअल ही पावर है। 5th यार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका पर्पस क्या है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है मेरे यार, देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कहता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इस एक्ट के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या होता है कि सभी प्रकार के वायलेंस इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं। हरासमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली किसी भी चीज़ों के हाउस होल्ड के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर गिनी जाती है मेरे यहाँ। द एक्ट ऑल्सो गिव द विक्टिम टू राइट टू गेट पेमेंट फॉर देयर मीटिंग एक्सपेंस एंड फॉर लॉस सफर्ड। जो विक्टिम है, ये एक्ट कहता है जो भी विक्टिम है इस डोमेस्टिक वायलेंस का, जो विक्टिम है, जो उसकी शिकार है, उनको यार पेमेंट देने का भी अधिकार है। क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है जैसे कि वो अपने खर्चे को मीट कर सके और उनके जितने भी लॉसेस हुए उस लॉसेस को वो कवर अप कर सके। इसीलिए टी पार्ट में आ जाते हैं मेरे यार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 100 वर्ड से ज़्यादा में इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ए बिल बिकॉम्स ए लॉ। एक बिल कैसे लॉ बनता है इसको यार डिस्कस करिए बहुत ब्रीफली। पहला पॉइंट, जो पहला स्टेज है उसका नाम है फर्स्ट रीडिंग या फिर इंट्रोडक्शन। पहले क्या होता है, बिल को यार पढ़ा जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर सबसे पहले बिल को पढ़ा जाता है। हेले कौन पढ़ता है मेरे यार, जिस मेंबर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था उसी को ही सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ता है। अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई बिल आया है तो सबसे पहले उसको फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ के सुनाएगी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले बिल को पार्लियामेंट हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको वही मेंबर पढ़ता है जिसने इसका प्रपोजल लिखा था, जो कि उसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वही इसको बेसिकली पढ़ती है मेरे यहाँ, और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं लोगों के अंदर कि ये बिल के अंदर ये चीज़ें लिखी गई है, और लोगों को उसके जेरोक्स कॉपीज मिलते हैं जैसे कि वो टैली कर सके क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है भाई। सेकेंड स्टेज जो होता है वो है सेकंड रीडिंग का। अब क्या होता है, अब बिल को पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद, बाई दिस से जिस मिनिस्टर से वो बिल आया है, वो मिनिस्टर के जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जिस मिनिस्ट्री से वो बिल आया है उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और बाद में जब सेकेंड स्टेज में आता है, जब सेकेंड रीडिंग की बात आती है, इस समय बिल को डिस्कस किया जाता है और उसमें कुछ सजेस्ट किया जाता है चेंज। ये चेंज यहाँ पर सजेशन दिया जाता है कि ये चेंज आप करिए, और उसको बहुत बढ़िया से डिस्कस किया जाता है।
सी पार्ट थर्ड रीडिंग, तीसरी बार फिर से इसको रीडिंग करें, जो कि आपका है थर्ड स्टेज। क्या होता है इसमें क्या होता है, जो बिल है उसको रीड्राफ्ट किया जाता है, यानी फिर से बनाया जाता है बिल को कुछ चेंजेस को ऑल्टर करके। और जैसे ही इस बिल को यहाँ पर उन्होंने कुछ चेंजेस की बात करी, यहाँ पर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, इस चेंज में से जो चेंज सुइटेबल है उसको इस बिल के अंदर डाला जाता है और फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। और इस बार इसमें एक वोटिंग सिस्टम क्या आता है, कौन कौन लोग इसके फेवर में हो, कौन कौन इसके डिसफेवर में हो। अगर ज़्यादा मेजोरिटी मिल जाती है, अगर ज़्यादा मेजोरिटी लोग इसके फेवर में वोट कर देते हैं तो ये जो बिल है ये पास हो जाएगी और लॉ बन जाएगी। ठीक, और लॉ बन गई। फिर क्या होता है, फिर इसको अदर हाउसेस में फिर से सेम प्रोसीजर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जैसे पहले ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर लोगों ने मेजोरिटी वोट कर दी, वो पास होगी, फिर ये राज्यसभा के अंदर जाएगा, फिर राज्यसभा के अंदर सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहले कोई पढ़ेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा, फिर डिस्कशन, फिर ऐसे सेम प्रोसीजर फिर सेकेंड हाउस के अंदर, मतलब राज्यसभा के अंदर होता है। फिर जाके इस बिल को सेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए फिर इस बिल को सेंड कर दिया जाता है। इन द सेकेंड हाउस रिटर्न द बिल विद सजेशन अनएक्सेप्टेबल टू द फर्स्ट, देन द प्रेसिडेंट समन्स ए जॉइंट सेशन। अगर लोकसभा के अंदर यानी पहले हाउस के अंदर वो जो बिल है वो पास हो चुका है और सेकेंड हाउस मतलब राज्यसभा के लोग अगर उसमें नहीं मान रहे, कुछ अल्टर कर रहे, कुछ सजेशन कह रहे, कुछ कौन कर रहे, तो उस समय क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होंगे इन दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर को एक साथ मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, एक ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करेंगे। और उस कंडक्ट करने के बाद जैसे ही वो पास होता है, द प्रेसिडेंट आइदर साइंस और रिटर्न इट विद चेंजेस। जैसे ही दोनों हाउस के जॉइंट सेशन कर लिया और जैसे ही वहाँ पर मेजोरिटी आ गई, फिर से वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और प्रेसिडेंट चाहे तो इसमें साइन कर सकते हैं, या तो वो इस चीज़ में कुछ उस फाइल को, उस बिल को फिर से रिटर्न कर देंगे हाउस के अंदर और कहेंगे कि आप इसमें कुछ चेंजेस करिए। ठीक, फिर क्या होता है, जैसे ही पार्लियामेंट ने उस चीज़ को कैप्चर किया, उस बिल को पकड़ा, फिर आज पर द प्रेसिडेंट सजेशन वो उसमें कुछ चेंज करते हैं और फिर से क्या होता है, पार्लियामेंट उस बिल को रिटर्न कर देती है, फिर से भेज देती है प्रेसिडेंट के पास, किसको, उस बिल को। और इस समय चाहे तो पार्लियामेंट उसमें कुछ चेंज कर सकती है विथ चेंज, या फिर चाहे तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है। कैसे नहीं कर सकती है, अगर प्रेसिडेंट ने कुछ चेंज नहीं कहा होता, कुछ सजेशन नहीं कहा हो सकता। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो पार्लियामेंट ने सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास उस बिल को पहुंचाया, अब प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करना होता है और ये जो लॉ है, ये जो बिल है, सॉरी ये जो बिल है एक एक्ट बन जाता है। और ये जो एक्ट है एक तरीके का लॉ है, जो एक्ट है ये एक तरीका है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज पार्लियामेंट कीप द मिनिस्टर अकाउंटेबल। पार्लियामेंट किस प्रकार से, हमारा पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कीपिंग मिनिस्टर अकाउंटेबल। उस टॉपिक के अंदर ये चीज़ हमने कवर किया था। तो पार्लियामेंट कैसे कीप करते हैं, अपने मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराते हैं भाई। द मिनिस्टर्स हु रन द गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल। देखिए जो मिनिस्टर है, जो सरकारें चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, जो सरकार चलाती है, उसको यार अकाउंटेबल उन मिनिस्टर को होना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए उन मेंबर्स को, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए। द MPs हैव द राइट टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने मेंबर बैठे हैं, उनका ये अधिकार है कि वो सरकार के पॉलिसीज के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उसको भला बुरा कह सकते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और उनके पास ये भी अधिकार है उस मिनिस्टर को, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को क्वेश्चन करने के लिए अपने सरकार के एक्शन से रिलेटेड। सरकार क्या करने वाली है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार क्या आगे करने वाली, उसके खिलाफ, उसके लिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने का भी अधिकार है MPs को उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से। अगर मिनिस्टर ने उस ऐसे आंसर दिए जो कि उस MP को सेटिस्फाई कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिनिस्टर ने कुछ ऐसे आंसर्स देने की कोशिश करी उस MP को जिसने क्वेश्चन पूछा था, मतलब बेसिकली वो MP फेल हो जाता है उस मिनिस्टर के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी मिनिस्टर के आंसर से
अगर एमपी सेटिस्फाई नहीं होता है उसके आंसर से, तो उस समय क्या होता है, जो लोकसभा के अंदर एक वोट पास किया जाता है जो कि है नो कॉन्फिडेंस को वोट किया जाता है उस मिनिस्टर के खिलाफ, और उस समय क्या होता है, जो सरकार है उसको रिजाइन करना पड़ता है। क्वेश्चन 3, मेंशन सॉम, कुछ डिफरेंसेस बतानी है, कुछ कंपैरिजन करना है आपको लोकसभा के बीच में और राज्यसभा के बीच में, जो कि हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो आप इसको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपको लोकसभा, यहाँ पर आपको राज्यसभा, एक डब्बा बना के लिखना है, ऐसे लिखो भी चलेगा। तो क्या है, जो लोकसभा है ये एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर बैठा है ये डायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों से, इनको इसलिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जो राज्यसभा है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी मतलब ये सभी लोग डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है लोगों से, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों से। इसीलिए देखिए, लोकसभा वोट कर सकती है नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसको सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही पास कर सकते हैं, राज्यसभा के नहीं। लोकसभा हर 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, फिर से नहीं बनती है, बट राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ई पार्ट, थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दीजिए। व्हाट इज द यूजुअल इंटरवल बिटवीन 2 लोकसभा इलेक्शन, 2 लोकसभा के बीच इलेक्शन के बीच में कितना गैप होता है, कितना टाइम इंटरवल होता है बेसिकली। आर देयर एनी एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है क्या, कुछ एक्सेप्शंस है क्या इस टर्म से रिलेटेड। देखिए, मैंने कहा था यार लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल के अंदर होते हैं, बट कई बार जो टर्म है, कई बार इसको पहले टर्म खत्म होने से पहले भी इसको कंप्लीट कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट्स रूल, और कई बार इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। यही इसका एक्सेप्शन है मेरे यार, एक्सेप्शन है। तो यूजुअल टाइम इंटरवल होता है लोकसभा के बीच, वो 5 साल का होता है, बट इसको इसके टर्म से एंड से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको 1 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, जो चीज़ें मैंने आपको अभी कही, और यही चीज़ इसके एक्सेप्शन है मेरे यार। क्वेश्चन 2, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या होती है भाई, एक पार्टी बनती है रूलिंग पार्टी के अलावा जो कि ऑपोजिशन पार्टी होती है, वही ऑपोजिशन कहलाती है। व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट आर डिक्लेयर, जैसे ही इलेक्शन के लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जो पार्टी और द पार्टीज दैट आर फाउंड टू हैव द लॉस्ट constitutes the opposition, so all the parties other than ruling party are opposition। देखिए, पहले क्या होता है भाई, जिस पार्टी, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सीट्स मिल गई, मेजोरिटी वोट मिल गई, वो तो भाई रूलिंग पार्टी बन गई। उस रूलिंग पार्टी ही आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसके अलावा जो पार्टी बच गई, उसके अलावा उधर देन द रूलिंग पार्टी जो पार्टी बच जाती है, वो पार्टी बनते हैं ऑपोजिशन, मतलब वो ऑपोजिशन पार्टीज बन सकते हैं या फिर ऑपोजिशन पार्टी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन द प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू साइन ए बिल। क्या यार प्रेसिडेंट एक बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन ए बिल एंड रिटर्न इट टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वंस विद सजेशन। देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं, बट उनको कुछ सजेशन दिखाना पड़ेगा और तब वो जाके उस बिल को फिर से पार्लियामेंट में सेंड कर सकते हैं। और जो पार्लियामेंट मे नॉट एक्सेप्ट दीज सजेशन आफ्टर व्हेन द बिल इज रीसेंट टू द प्रेसिडेंट और ही और सी कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन। देखिए, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं बिल को साइन करने से, है नहीं, बट वो तभी मना कर सकते हैं तब जब वो कुछ सजेशन दे। कहिए क्या होता है बेसिकली, हम प्रेसिडेंट को कहते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हेड है, मतलब नॉमिनल हेड है, सिर्फ उनका नाम ही एक हेड है, बट जो एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री है इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट के प्राइम मिनिस्टर है, मतलब पीएम है। इसीलिए प्रेसिडेंट सिर्फ यहाँ पर बिल को मना नहीं कर सकते, सिर्फ उनको यार देखिए, दे आर द सिग्नेचर पीस, जो सिग्नेचर अथॉरिटी, जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो नॉमिनियल पावर है इंडिया के, वो प्रेसिडेंट है। बट जो एक्चुअल पावर में है, जो एक्चुअल अथॉरिटी है इंडिया के, जो हेड ऑफ द एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है
वो बिल को मना नहीं कर सकते, बट वो कई बार क्या होता है रिफ्यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो पूरे ऐसा नहीं कहीं भाई ज़बरदस्ती मैं साइन करूँगा ही नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ उस बिल को कहेंगे यार आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, फिर इसको लाओ मैं साइन कर दूँ, ऐसा ही से कर सकते हैं। वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे भाई इसको मैं साइन नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ऐसा वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ कह सकते हैं कि इसमें कुछ सजेशन कर लीजिए, फिर मैं इसको साइन कर दूँगा। और वो भाई पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, वो पार्लियामेंट में निर्भर करता है कि वो उसमें चेंज करेगा या नहीं करेगा। क्या होता है बेसिकली, जैसे ही बिल प्रेसिडेंट के पास आता है वो उसको साइन नहीं करते हैं, उसमें कहते हैं आप ये सजेशन कर दो फिर मैं साइन कर दूंगा। और जैसे ही वो पार्लियामेंट के पास चला आता है, पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो इस पर सजेस्ट चेंज कर सकते हैं, चेंज सजेशन के हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं, वो चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं और फिर से भेज देगा प्रेसिडेंट के पास। और जब सेकंड टाइम ये चीज़ आएगा चेंज होके या फिर नहीं होके जो बिल है, तब तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ही और सी मस्ट साइन। ठीक, यही चीज़ है, ही कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन इट, क्योंकि यार प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। जो एक्चुअल हेड है वो प्रेसिडेंट है, सॉरी जो एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री है वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री है वो प्रेसिडेंट है। यही था पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास के अंदर, देख लो। थैंक यू।